मेरा यह जीवन उस समय के जीवन से बिल्कुल भिन्न था जब मैं मामूली बच्चा था। मेरा जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ और मेरा नाम लामो थोंडुप रखा गया। इस शब्द का अर्थ है इच्छा पूर्ण करने वाली देवी। तिब्बत में व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं के नामों के अनुवाद बहुत कुछ चित्रमय लगते हैं। उदाहरण के लिए तिब्बत की एक प्रमुख नदी का नाम, जो भारत की विशाल ब्रह्मपुत्र नदी की जननी है, सांगपो। इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। हमारे गांव का नाम था ताक्तसेर, यानी गरजता हुआ चीता। यह छोटा और गरीब आबादी का गांव था जो घाटी के ऊपर खड़ी पहाड़ी पर बसा था। इसकी हरियाली जमीन पर बस्ती अस्थायी रूप से नहीं बसी थी, ना लोग खेती करते थे। यहाँ वे बंजारों सा जीवन व्यतीत करते, जिसका कारण यहाँ की बहुत ही कठिन जलवायु का होना था। मेरे बचपन में यहाँ 20 के करीब ही परिवार थे जो मुश्किल से अपनी आजीविका अर्जित करते थे। तिब्बत के उत्तर पूर्व आमदो नामक प्रदेश में ताक्तसेर गांव है। भौगोलिक दृष्टि से देश को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तर पश्चिम में चेंगटाक प्रदेश बर्फ से ढका रेगिस्तान है, जो कि पूर्व से पश्चिम तक 800 मील तक फैला हुआ है। यहाँ एकदम नहीं के बराबर पेड़ पौधे हैं और बहुत थोड़े से ही मेहनती लोग यहाँ रह पाने में सफल होते हैं। चेंगटाक के दक्षिण में हू और सांग नामक प्रदेश है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यह प्रदेश ऊंचे हिमालयों से घिरा है। हू सांग के पूर्व में खाम नामक प्रदेश है, जो देश का सबसे उपजाऊ हिस्सा है, जिस कारण यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है। खाम के उत्तर में आमदो प्रदेश है। खाम और आमदो दोनों के पूर्व में तिब्बत की चीन से सटी हुई राष्ट्रीय सीमा है। मेरे जन्म के समय माँ बूमफेग नामक एक मुस्लिम लड़ाके ने आमदो में चीनी सरकार का शासन स्थापित कर लिया था। मेरे माता पिता साधारण किसान थे। वे किसी बड़ी जमींदार के मातहत तो नहीं थे, लेकिन कुलीन वर्ग के वे कदापि नहीं थे। वे थोड़ी सी जमीन किराए पर लेकर उस पर खेती किया करते थे। तिब्बत की मुख्य फसलें जौ और मेथी हैं। मेरा परिवार आलू के साथ बस यही फसलें उगाया करता था, लेकिन अक्सर जबरदस्त बर्फबारी या सूखे के कारण ज्यादातर फसलें बर्बाद हो जाती थी। मेरा परिवार कुछ पशु भी पालता था, जो खेतों से ज्यादा विश्वसनीय साधन थे। मुझे याद है कि हमारे यहाँ 5-6 जोमो याक थे जिनसे दूध निकाला जाता था, और कुछ मुर्गियां जो अंडे देती थी। इसके अलावा 80 के करीब बकरे और भेड़ें। इसके अलावा पिताजी के पास 2-3 घोड़े भी हमेशा रहते थे, जिन पर उनको बहुत गर्व था। याक एक तरह से मनुष्य के लिए प्रकृति का वरदान है। यह 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर भी जीवित रह सकता है, इसलिए तिब्बत जैसे पर्वतीय प्रदेश के लिए आदर्श पशु है। इन ऊंचाइयों से नीचे इनकी मृत्यु होने लगती है। अपनी भारवाही क्षमता तथा दूध देने के गुणों के कारण, साथ ही मांस के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इतने ऊंचे प्रदेशों में खेती करने के लिए इनसे उत्तम पशु और कोई नहीं। मेरे माता पिता जो जौ पैदा करते थे, वह भी इसी तरह उपयोगी है। जौ को भूनकर पीस लेने के बाद जो वस्तु बनती है, उसे सांपा या सत्तू कहते हैं, और तिब्बत के प्रत्येक भोजन में इसका उपयोग होता है। यहाँ निर्वासन में भी मैं नित्य इसका उपयोग करता हूँ,
लेकिन आटे की तरह इसे नहीं खाया जा सकता। इसमें कोई द्रव मिलाना आवश्यक है। सामान्यतः इसमें चाय मिलाई जाती है, लेकिन दूध, जो कि मेरा अधिक प्रिय है, दही, छंग या तिब्बती बियर इसमें मिलाया जा सकता है। फिर उंगलियों से इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। इसके अलावा दलिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तिब्बतियों को यह बहुत स्वादिष्ट लगता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि विदेशी इसे उतना पसंद नहीं करेंगे। चीनी तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा परिवार जो भी उगाता है उस सब का ज़्यादातर घर में ही उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी मेरे पिता अनाज या कुछ भेड़ों के बदले गांव से निकलने वाले बंजारों अथवा निकट के सिलिंग गांव में लगने वाले बाजार से अन्य वस्तुएं ले लेते थे। इन दूर दराज इलाकों में उस समय सिक्कों का व्यवहार बहुत कम होता और अदला बदली के द्वारा व्यापार किया जाता है। हर मौसम में जो अनाज बचा रहता है उसके बदले में इसी तरह मेरे पिता चाय, चीनी, कपड़ा, कभी कभी कोई गहना और लोहे का बर्तन इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। वे अक्सर नया घोड़ा भी लेकर आते और तब बड़े खुश दिखाई देते। उन्हें घोड़ों की अच्छी पहचान थी और उनके इलाज के लिए भी वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। मैं जिस घर में पैदा हुआ वह तिब्बत में बनने वाले आम घरों जैसा ही था। यह पत्थर और मिट्टी का बना था। ऊपर सपाट छत थी जो दीवार के 3 तरफ फैली थी। इसका परनाला भी दूसरे से भिन्न था और पेड़ की शाखाएं और खपच्चियां जोड़कर इसे बनाया गया था और जिससे वर्षा का पानी निकाला जाता था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसके बीच में एक खंभा खड़ा था। इसमें ऊपर और नीचे बांध कर एक झंडा लगाया गया था जिसके ऊपर अगणित प्रार्थनाएं लिखी थी। जानवर घर के पीछे बांधे जाते थे। घर में 6 कमरे थे। एक रसोई घर था जहां हम ज़्यादातर अपना समय बिताते। एक कमरा प्रार्थना के लिए था जिसमें एक छोटी सी बेदी बनी थी। यहाँ रोज़ सवेरे हम प्रार्थना के लिए एकत्र होते। एक माता पिता का कमरा, एक कमरा कभी कभार आने वाले मेहमानों के लिए, एक कमरा खाने पीने का सामान रखने के लिए और पशुओं के लिए बंद स्थान। बच्चों के सोने के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। जब मैं छोटा था माँ के साथ सोता था। कुछ बड़ा हुआ तो रसोई घर में सोने लगा। मेज, कुर्सी या खाट जैसा फर्नीचर नहीं होता था, लेकिन सोने के लिए ऊंची पट्टियाँ बनी होती थी। लकड़ी से बनी अलमारियाँ होती थी जिन पर रंगीन पॉलिश की जाती थी। फर्श भी लकड़ी का ही था जिस पर लंबे तख्ते सावधानी के साथ लगे थे।